नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला, बिना ईवीएम हैक किए नहीं पार होंगी 400 सीटें। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान की महारैली में पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना और कहा अब की बार भाजपा की 400 सीटों पर हार। खबर में आगे जिक्र होगा कि नोटबंदी से सफेद हो गया है काला धन, सुप्रीम कोर्ट की जज ने केंद्र के फैसले पर उठाए बड़े सवाल। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां, नए टेलीकॉम बिल के पास होने पर प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि जयराम रमेश ने सीबीआई द्वारा प्रफुल्ल पटेल का केस बंद करने पर कहा कि नरेंद्र मोदी झूठा आरोप लगाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांगे। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है बड़ा बदलाव और अब नफरत की होगी हार और मोहब्बत की होगी जीत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला और जहां पर कहा है कि बिना ईवीएम हैक किए नहीं पार होंगी 400 सीटें। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिना ईवीएम हैक किए भाजपा 400 सीटें पार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन बिना ईवीएम मैनेज किए, बिना मैच फिक्सिंग के और मीडिया सोशल मीडिया को खरीदकर 180 भी पार नहीं कर सकती है भाजपा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, नेताओं को धमकाया जा रहा है, पैसे देकर सरकारें गिराई जा रही हैं। पीएम मोदी और देश के 3-4 अरबपति मिलकर मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी की कोशिकाएं हैं। लालू जी को कई बार परेशान किया गया है, मेरे खिलाफ खुद केस हुए, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे जीजा जी, मेरे पिता के सभी रिश्तेदार और सभी के खिलाफ मामले थे। हमारे कई नेताओं पर इस समय छापे पड़ रहे हैं, ईडी आईटी के छापे चल रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष करेंगे। केवल शेर ही पिंजरे में बंद होते हैं, हम सभी शेर हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने और कहा है कि अगर ईवीएम हैक इन लोगों ने नहीं किया, मीडिया को नहीं खरीदा और सोशल मीडिया को भी नहीं खरीदा, तो फिर यहाँ पर आप समझ जाइए कि 400 सीटों पर भाजपा का जो नारा है वो फेल हो जाएगा और भाजपा 180 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। वहीं केजरीवाल समेत सभी गिरफ्तार नेता आज़ाद होंगे, इसका भी ऐलान कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब की बार बीजेपी की 400 सीटों पर हार, अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान की महारैली में पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली से मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं वो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। बीजेपी 400 पार नहीं बल्कि 400 पर हार का सामना करेगी। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा को ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे और निशाना सीधा मोदी सरकार पर रहा। उन्होंने इशारों में कहा कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप 400 पार जा रहे हैं तो आपको आम आदमी पार्टी के नेता से डर क्यों लग रहा है। उन्होंने 2 राज्य के सीएम को जेल में डाल रखा है। अगर इन्हें 400 के लिए ईडी सीबीआई को आगे लाना पड़ रहा है तो अब ये 400 पार नहीं 400 सीटों पर हारने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप इतना ही आश्वस्त हैं कि 400 सीटें जीत जाएंगे तो आखिरकार आपको दिल्ली की आम आदमी पार्टी से डर क्यों लग रहा है, हेमंत सोरेन से डर क्यों लग रहा है, क्यों 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाल रखा है और इसी के साथ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले अखिलेश यादव ने यह कहा था कि भाजपा पहला वोट डलने से पहले ही जान चुकी है कि वो हार रही है चुनाव और इसीलिए अब वो तिलमिलाई हुई है और जितना दुरुपयोग संस्थाओं का कर सकती है उतना वो कर रही है ताकि उसके लिए चुनाव जीतना आसान हो जाए। लेकिन जनता इस चुनावी रण में भाजपा को 2 टूक जवाब देने वाली है। वहीं दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव मोदी वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया अलायंस वर्सेस मोदी का ये चुनाव में आपको क्या कुछ लगता है, किसकी होगी जीत, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटबंदी से सफेद हो गया है काला धन, सुप्रीम कोर्ट की जज ने केंद्र
केंद्र के फैसले पर उठाए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जज बीबी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की नोटबंदी पर असहमति जतानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था, जो कुल करेंसी के 86% थे, और बाद में इसमें से 98% नोट वापस आ गए। बता दें कि अक्टूबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था और 500 व 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मुझे लगता है कि यह केवल काले धन को सफ़ेद करने का ही एक तरीका था, क्योंकि 86% मुद्रा को डिमोनेटाइज कर दिया गया और इसमें से 98% वापस आ गई। सारा काला धन सफ़ेद हो गया और इसलिए मुझे लगता है कि ये काले धन को सफ़ेद करने का तरीका भर था। वहीं आम आदमी को हुई दिक्कतों की वजह से मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैं इससे सहमत नहीं थी। यहाँ आपको बता दें कि NALSAR विधि विश्वविद्यालय में आयोजित न्यायालय एवं संविधान सम्मेलन के 5वें संस्करण के उद्घाटन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने महाराष्ट्र विधानसभा मामले को राज्यपाल के अपने अधिकारों से आगे बढ़ने का एक और उदाहरण बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां, नई टेलीकॉम बिल के पास होने पर प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। और इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में क्या हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट के माध्यम से पूछा कि नया टेलीकॉम विधेयक तब क्यों पास हुआ जब विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड थे, इसमें कोई रिश्ता है क्या? और नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने के नियम को क्यों हटाया गया? उन्होंने पूछा कि आवंटन में बोली लगाने के नियम को हटाने से दूसरी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा ही नहीं ले पाई और इससे राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान हुआ। नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार ने 2012 से लागू सुप्रीम कोर्ट के नियमों और दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी और ऐसा क्यों किया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी झूठा आरोप लगाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांगे माफी। जयराम रमेश ने सीबीआई द्वारा प्रफुल्ल पटेल का केस बंद करने पर दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीते शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विमान पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं की जांच में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वो यूपीए के नेतृत्व वाली अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि सीबीआई द्वारा प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मामले को बंद करने से साफ जाहिर है कि ये अजीत पवार गुट की एनसीपी और भाजपा के बीच गठजोड़ का परिणाम है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में एयर इंडिया घोटाले के दौरान पीएम मोदी सीएजी रिपोर्ट के साथ हर जगह जा रहे थे। सीबीआई ने अब उस मामले को बंद कर दिया है क्योंकि मामले को आरोपी तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल अब बीजेपी के साथ हो गए हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दामन को धुलने के लिए वो चले गए हैं और इसीलिए पीएम मोदी को मनमोहन सिंह से और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है और सभी भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में मिला ले रही है और सीबीआई और ईडी की जांच से उनको बचा के देश के साथ बेईमानी हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, बताया भ्रष्ट जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे भ्रष्ट जनता पार्टी बताया और कहा कि उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के मोदी का परिवार अभियान को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो परिवार का मतलब नहीं समझते क्योंकि उसके लिए परिवार की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब कोविड-19 महामारी के दौरान मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने संकल्प लिया था कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। आपके परिवार में केवल आप और आपकी कुर्सी है। शिवसेना नेता ने दावा किया कि भाजपा के पास अब कोई असली मुद्दा नहीं है क्योंकि चुनावी बॉन्ड की जानकारियां सामने आने से उसका नकाब उतर गया है और वो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली में भाग लेने दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा कि ये सामने आ चुका है कि भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है और वो भ्रष्ट जनता पार्टी है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। CAA अवैध नागरिकों को विदेशी बनाने का जाल, ममता बनर्जी बोली लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पूरे देश में लागू हो चुका है। उसको लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमलावर है और इस चुनावी माहौल में CAA एक अहम मुद्दा बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की, जिसके बाद मामले पर राजनीति अपने चरम पर है। और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि वो इसे लागू नहीं होने देंगी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी राज्य के कृष्णनगर में एक रैली को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि CAA वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है, जिसे वो स्वीकार नहीं करेंगी और हम पश्चिम बंगाल में ना तो CAA और ना ही NRC को लागू करने की अनुमति देंगे। CAA NRC की वजह से लोग तनाव में हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा 400 पार कह रही है, लेकिन मैं उन्हें इस लोकसभा चुनाव में 200 का आंकड़ा पार करने की चुनौती देती हूं। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने महुआ मोइत्रा के निष्कासन का मुद्दा भी उठाया। CM बनर्जी ने कहा कि हमारी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ मुखर थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड को लेकर गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा और PM मोदी के लिए कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व यहां हुई कन्हैया लाल टेलर की हत्या के मामले को मोदी सरकार जानबूझकर लटकाए रखना चाहती है। मोदी सरकार इस हत्याकांड का इस्तेमाल चुनावों में मतदाताओं के बीच सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ाने के लिए कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बात शनिवार को दिन में टाउन हॉल में आयोजित जनसभा में कही। गहलोत उदयपुर लोकसभा उम्मीदवार ताराचंद मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेशक कन्हैया लाल टेलर को बेरहमी से मारा गया था, लेकिन हत्या के 2 घंटे बाद ही मुलजिम पकड़े गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन का नाम लिए बिना शरद पवार का बीजेपी पर निशाना, संविधान संशोधन को लेकर दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए लोगों को खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शांति और भाईचारे को अगर सुनिश्चित करना है तो आपको देश के संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। शनिवार को एक इफ्तार पार्टी में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ लोग नियमित रूप से संविधान में बदलाव करने की बात करते रहे हैं। दोस्तों, पवार ने चीन का नाम लिए बिना भाजपा पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का इस तरह का बयान चिंताजनक है। अगर हमारे देश में शांति है तो पड़ोस के देशों की तरह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां सरकारों ने एक व्यक्ति के पक्ष में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। ऐसी स्थिति हमारे देश में कभी नहीं आनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कहा हाईकोर्ट के पास रद्द करने का अधिकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को हाईकोर्ट में असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों, मदरसा अजीजिया इजाजतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस एक्ट को रद्द कर दे। याचिकाकर्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के कई ऐसे फैसले हैं जिस पर ध्यान दिए जाए बिना ही हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया है। याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है और याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से मदरसे में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। दोस्तों, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था और इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षा सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैच फिक्सिंग की जा रही है, ये मामूली चुनाव नहीं है। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे और रैली में राहुल गांधी ने CM केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी बड़े गंभीर सवाल उठा दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्तार अंसारी की मौत पर अजय राय ने तोड़ी चुप्पी, बोले जो चला गया उस पर टिप्पणी हिंदू संस्कृति नहीं। जी हाँ दोस्तों, मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने
चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि कोर्ट में हमें जो उम्मीद थी वो न्याय मिला और कोर्ट ने हम सब के साथ इंसाफ किया है। मैं कोर्ट का आभारी हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू संस्कृति है कि जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होता और इसके साथ ही उन्होंने मुख्तार की मौत के बाद लग रहे आरोपों की जांच की भी मांग की है। अजय राय ने कहा कि न्यायपालिका ने मेरे भाई की हत्या में उन्हें आजीवन कारावास दिया। मैं न्यायपालिका का आभारी हूं। मुख्तार की मौत के बाद उठ रहे सवालों पर अजय राय ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में वहां पर मुख्तार की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार को ध्यान देना चाहिए था। जो आरोप लग रहे हैं सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। उन आरोपों की ठीक से जांच करानी चाहिए। कोर्ट को भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में स्मृति ईरानी बनाम आराधना गांधी परिवार की सीट से लड़ेंगी दिग्गज कांग्रेस नेता की बेटी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्र बताते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा और इस बारे में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति को भी इसकी जानकारी मिली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार की विरासत की इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा। दरअसल अमेठी लोकसभा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी व 3 बार की विधायक आराधना मिश्रा मोना को चुनाव लड़ने की तैयारी की है। और दरअसल सूत्रों की माने तो अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा प्रत्याशी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पहले किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और तो और बेटी को भी प्रमोद तिवारी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे कांग्रेस आलाकमान के दोबारा दखल के बाद प्रमोद तिवारी ने बेटी को लड़वाने पर स्वीकृति दे दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रमोद तिवारी की बेटी को कांग्रेस अमेठी से प्रत्याशी भी घोषित कर सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर हमला, 8-10 गाड़ियों में तोड़फोड़। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर शनिवार रात हमला किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं और मंत्री संजीव बालियान खतौली थाना क्षेत्र के गांव मढरीमपुर में चुनावी जनसभा के लिए प्रधानपति राकेश सिंह के आवास पर पहुंचे थे। मुजफ्फरनगर के बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने बताया कि गांव मढीरमपुर में प्रधानपति राकेश सिंह के आवास पर जनसभा चल रही थी और इस दौरान बड़ी संख्या में अज्ञात लोग वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे और उन्हें वहां से जाने को कहा गया तो उन्होंने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 24 घंटे बिजली, एक समान शिक्षा, जेल से केजरीवाल ने दी 6 गारंटियां और सुनीता ने पढ़ा केजरीवाल का पत्र। जी हाँ दोस्तों, आबकारी नीति भ्रष्टाचार कथित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई। यहां मंच से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने अरविंद केजरीवाल को पत्र को पढ़कर बीजेपी पर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन केजरीवाल जी शेर हैं। जेल से केजरीवाल ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, देश लूटने में लगे रहते हैं, तो भारत माँ को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को भारत माँ से सख्त नफरत है। आइए एक नया भारत बनाते हैं जहां हर किसी को खाना मिलेगा, रोजगार मिलेगा, कोई गरीब नहीं होगा, हर एक को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। केजरीवाल ने देशवासियों को 6 गारंटियां दे दी हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 गारंटी हम आपको बता देते हैं। पहली कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा, पूरे देश में गरीबों की बिजली फ्री मिलेगी, एक समान शिक्षा मिलेगी, हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे और हर व्यक्ति के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के उचित दाम दिलवाएंगे, दिल्ली वासियों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। पत्र में अरविंद केजरीवाल ने और भी कई सारे वादे किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सुनीता केजरीवाल यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त तरीके से उन्होंने उनके पत्र को पढ़ा है और यहाँ पर जनता के बीच
बीच में अपील की है कि जो नेता देश लूटने में लगे हैं और सुबह शाम लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, भारत माँ को इनसे गुस्सा आता है और इसीलिए हम भारत माँ को खुश करने के लिए नया भारत बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर भाजपा की वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जनार्दन रेड्डी की भाजपा वापसी पर किया व्यंग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीते शनिवार को कर्नाटक में भाजपा द्वारा खनन मामलों के आरोपी पूर्व विधायक गली जनार्दन रेड्डी को दोबारा पार्टी में शामिल करने को लेकर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन केस में क्लीन चिट देने का मुद्दा भी बेहद प्रमुखता से उठाया और इसके लिए मोदी सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक, बीजेपी कर रही है आंकड़ों की बाजीगरी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी की सच्चाई को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया है कि बेरोजगारी दर पिछले 4 दशकों में सबसे अधिक है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रोजगार रिपोर्ट को भारत की गुलाम मानसिकता का लक्षण बताया। इसके बजाय उन्होंने EPFO, ESI और राष्ट्रीय पेंशन योजना की डेटाबेस के आधार पर वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 5.2 करोड़ नई औपचारिक नौकरियों का बेतुका दावा किया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।